तो अभी हिंदी व्याकरण में हम परिचय करेंगे वर्णमाला का, क्योंकि किसी भी भाषा का व्याकरण सीखने के लिए पहले हमें उसकी वर्णमाला की जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। तो हिंदी वर्णमाला की कुछ मुख्य बातें हैं। उसकी पहली बात मतलब लिपि। लिपि यानी कि वर्ण, जो अक्षर होते हैं उनके स्वरूप, मतलब उसका बनावट जो है या उसके लिखने के जो ढंग होता है उसे हम बोलते हैं लिपि। मराठी भाषा की तरह हिंदी भाषा ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और वर्णमाला जो है उसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। पहला होता है स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार हमारे हिंदी वर्णमाला के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन से? स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो उसमें से हम पहले जानकारी लेंगे स्वर की। तो यहाँ पर देखिए स्वर। स्वर मीन्स जिन वर्णों, मतलब अक्षरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब ऐसे अक्षर जिनका उच्चार जो है वो स्वतंत्र रूप से किया जाता है। तो हिंदी में स्वर जो है वो 11 होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। यहाँ पर दिया है, तो हम पढ़ेंगे स्वर। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से 11 स्वर है। अ के ऊपर लगी हुई बिंदी अम को अनुस्वार और अ के आगे लगी हुई 2 बिंदियां आहा को विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। तो ये 2 अम और आहा अगर हम जोड़ देते हैं तो इनके साथ हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं। पहले ये 11 और उसके साथ में 2, ऐसे 13 स्वर होते हैं। उसके बाद है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, मतलब अक्षर जो है उच्चार करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित व्यंजन है। तो यहाँ पर आप देखो क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, ङ और ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ। ये जो है व्यंजन है। और उसकी बाद में जो आखिरी वाली लाइन है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो है ये भी व्यंजन ही है, लेकिन इन व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। यानी कि हमारी वर्णमाला का तीसरा भाग। वर्णमाला के 3 भाग होते हैं, हमने पहले सीखा। तो उसमें स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन जो है वो है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। स्वतंत्र ये जो व्यंजन है ये स्वतंत्र नहीं है। इनमें से प्रत्येक व्यंजन को 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना है। जैसे कि श का जो कोई भी पेंसिल को यूज नहीं करेगा। हाँ, यू डोंट यूज, यू जस्ट ऑब्जर्व। श। जैसे कि हम लेंगे क, आधा आएगा और उसमें अगर हम प्लस श करते हैं तो इसका हमें संयुक्त व्यंजन मिलता है श।
क का आधा उच्चारण है क्ष में और श का, मतलब ये जो दो व्यंजन है उनको मिलाकर श। निखिलेश, डोंट यूज पेंसिल। ओके, वैसे ही त्र कैसे बनता है देखो, त का आधा उच्चारण होता है और उसमें र अगर हम मिला दे तो बनता है त्र। तो इस त्र को भी बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। इस तरह से ये संयुक्त व्यंजन तैयार होते हैं, मतलब दो व्यंजन को मिलाकर ये व्यंजन तैयार हुए, इसलिए इसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो हिंदी भाषा में ड और ढ के नीचे बिंदी, नुक्ता जो लगाकर बिंदी वाले ड और ढ वर्णों का भी प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए आप, ये जो है बिंदी लगाकर ड और ढ को बिंदी लगाकर इनका हम प्रयोग करते हैं हिंदी में। इनका उच्चारण ड और ढ से अलग होता है, जैसे कि डफली, लड़की, ढक्कन, गढ़। तो जो बिंदी लगाकर ड और ढ आते हैं उसका उच्चारण अलग होता है। अन्य भाषा के कुछ शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने के लिए कभी कभी ळ अक्षर का प्रयोग भी हिंदी भाषा में किया जाता है, जैसे कि तिलक। तिलक हम ल नहीं यूज करते, वहां पर ळ। वर्ड है तमिल, तो हिंदी में भी हम ळ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो है शुद्ध रूप में इसे लिखने के लिए हम यहाँ पर ल नहीं ले सकते, हमें ळ ही लेना पड़ेगा। जैसे कि और एक एग्जाम्पल तिलक, इसका हम तिलक का अगर तिलक कर देंगे तो तिलक उसका मीनिंग बदल जाता है, इसलिए हम यहाँ पर ळ का ही इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कुछ शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने के लिए हम कभी कभी ळ अक्षर का प्रयोग हिंदी में करते हैं। इस तरह से ये हमारा हुआ वर्णमाला का परिचय।